राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा में नौकरियों पर एक बार फिर से सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। तो शाम में रैली के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है और सीएम नायब सिंह सैनी ने नौकरियों को लेकर के कांग्रेस को जमकर घेरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पारदर्शी और मेरिट के आधार पर प्रक्रिया के माध्यम से बिना पर्ची और खर्चे के युवाओं को नौकरियां दी हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने भिवानी जिले में ही 25,000 युवाओं को रोजगार दिया है। वहीं भूपेंद्र हुड्डा से सवाल किया कि हुड्डा अपने 10 सालों के कार्यकाल में दी गई नौकरियों के आंकड़ों को सार्वजनिक करें। यानी नौकरियों को लेकर के हरियाणा की राजनीति एक बार फिर से सवाल और बवाल दोनों उठा रही है। विपक्ष जहां नौकरी और रोजगार के जरिए सरकार को घेरने में जुटा है, तो दूसरी तरफ सरकार भी विपक्ष के आरोपों का जवाब देने में पीछे नहीं है। बता दें कि प्रदेश में विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा हों या फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राम नरेंद्र, कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा हों या फिर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला, लगातार नौकरियों का मुद्दा बनाकर के सवाल उठाया जा रहा है। विपक्ष का आरोप यह है कि सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है, रोजगार देने का दावा करती है, लेकिन यह हकीकत से कोसों दूर है। विपक्ष का आरोप यह है कि प्रदेश के युवा को नौकरी नहीं मिलने के चलते वो पलायन करने को मजबूर है। युवाओं को प्रदेश में नौकरी नहीं मिल रही, सरकार सिर्फ दावे कर रही है। सिर्फ कांग्रेस से इनेलो भी सरकार को घेरने में पीछे नहीं है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने भी नौकरियों के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, इसके लिए मिशन फेल शुरू किया हुआ है। यानी प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी देने के हक में नहीं है। प्रदेश में नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजियों का दौर जारी है। तो आज बड़ी बहस हम इसी मुद्दे पर करेंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उसके पहले सवाल, अब नौकरियों को लेकर के कब तक ये आंकड़ों की जो सियासत है वो जारी रहेगी? रोजगार पर झूठ की राजनीति क्या विपक्ष कर रहा है? क्या रोजगार सुरक्षा ये सब मिल रहा है? और रोजगार पर हो रही सियासत कितनी सही है? आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, मैंने कहा था कि हमारी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा में नौकरी देने का काम लगातार करेगी। अब तक हमने 1,80,000 से ज्यादा युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी दी है। मुझे गर्व है, मैं आज भिवानी जिला के अंदर खड़ा हूं। मुझे गर्व है बताते हुए, अभी किरण चौधरी जी बोल रही थी, मुझे गर्व है बताते हुए कि भिवानी जिला के हमारे युवाओं को 25,000 युवाओं को मेरे भिवानी जिला के बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में पिछले 11 वर्षों में नौकरी देने का काम किया गया है। साथियों, पिछले 11 वर्षों में मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं, मैंने आज बताया है कि भिवानी जिला के, मैं एक जिला की बात कर रहा हूं, भिवानी जिला के 25,000 युवाओं को गरीब का बेटा भी उसके अंदर हरियाणा सरकार में नौकरी लगा है। कांग्रेस के लोगों का जब वो आए यहां, हुड्डा साहब आए, उसको भी पूछ लीजिए, कहते 10 साल रहे आप, कितनी नौकरी भिवानी के अंदर दी है, बताने का काम करें। मैं आज बड़े फक्र के साथ, बड़े विश्वास के साथ एक बात बता रहा हूं कि हमने 25,000 युवाओं को भिवानी जिला के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया है। नौकरियों के अंदर भी जो पढ़े लिखे नौजवान की रोजगार की नौकरी की बात है, उनमें भी इन्होंने तरीका अपना लिया कि भाई हरियाणा प्रदेश के बच्चों को रोजगार ना दिया जाए, उसके लिए मिशन फेल शुरू कर रखा है। जब लगातार हो रही हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि नौकरी किसी भी प्रदेश के लिए आप कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। और युवा चूंकि सबकी राजनीति के केंद्र में रहते हैं, तो ऐसे में युवाओं के लिए नौकरी के कितने संसाधन उपलब्ध हो पाए हैं, कितनी सरकारी नौकरियां मिली हैं, रोजगार के कितने अवसर प्रदेश के अंदर बने हैं, और क्या विपक्ष जो कह रहा है कि प्रदेश में सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, युवा पलायन को मजबूर हैं, इन तमाम आरोपों में कितना दम है, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोनों ओर से अपनी अपनी बातें हैं। विपक्ष का यह कहना है कि सरकार इस मोर्चे पर फेल है, और सत्ता पक्ष यानी सरकार का यह कहना है कि उन्होंने सर्वाधिक नौकरियां देने का काम किया है, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने का काम किया है। तो असल हकीकत हरियाणा की क्या है? क्या हरियाणा में रोजगार के अवसर बने हैं? क्या हरियाणा में युवाओं को रोजगार मिल रहा है?
क्या नौकरियां मिल रही हैं, क्या पक्की नौकरियां मिल रही हैं, सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हरियाणा की राजनीति के केंद्र में हमेशा रही हैं और एक बार फिर से इसको लेकर के आप देख रहे हैं कि जो बयानबाजियां हैं वो लगातार हो रही हैं, चाहे कांग्रेस हो या इंडियन नेशनल लोकदल हो या फिर मौजूदा सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। सबकी अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन असल स्थिति क्या है और क्या हरियाणा का युवा रोजगार सही मायने में पा रहा है, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के इन तमाम सवालों के साथ आज की इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। सभी मेहमान हैं मेरे साथ, उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर सुभाष सापरा जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुभाष सापरा जी, स्वागत है आपका। दीपक चौधरी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक चौधरी जी, आपका स्वागत है। ओंकार सिंह जी हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी, आपका स्वागत है। और डॉक्टर रविंद्र मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर रविंद्र मलिक जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। सुभाष सापरा जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं, चूंकि नौकरी, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक रहता है किसी भी प्रदेश में, और चूंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर युवा की बात हमेशा हम लोग देखते हैं कि राजनीति के केंद्र में होती है। विपक्ष बड़ा स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि आप युवाओं को जो नौकरियों के सब्ज बाग दिखा रहे थे वो आप पूरे नहीं कर पाए, रोजगार के अवसर आप उपलब्ध नहीं कर पाए। स्थिति यह है कि हरियाणा का जो युवा है वो पलायन करने को मजबूर है, और जो नौकरियां मिल भी रही हैं उसमें बाहरी लोगों को आप लोग नौकरी देने का काम कर रहे हैं। इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? सभी को नमस्कार, और सभी साथियों को भी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी, और महावीर जयंती की शुभकामनाएं। आज सीएम साहब चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की पुण्यतिथि पर बोल रहे थे तो शाम में, तब उन्होंने ये थोड़ा सा बताया आम जनता को, भाई हमने 1,80,000 नौकरियां दी पिछले 11 साल में। और सबसे बड़ी बात ये है, पिछली जो हुड्डा सरकार थी, 10 साल का जो शासन था, उसमें 80,000 नौकरी दी गई। और जो हमने अक्टूबर जो 2024 का इलेक्शन था, उसमें जो चुनावी हमने जो वादा किया था, भाई हम 25,000 युवाओं को नौकरी सीएम की शपथ लेने से पहले देंगे। तो सीएम साहब ने शपथ बाद में ली और पहले 25,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। ये होती है नौकरियां। ऑपोजिशन तो मुद्दा कोई ना कोई उठाता रहेगा, उन बेचारों को अपनी राजनीति करनी है। और अभी विधानसभा कोई सेशन खत्म हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी 18 मार्च को ही हुआ है। और उससे पहले जो विपक्ष है, चाहे वो कांग्रेस है या इनेलो है या कुछ, मतलब कितना शोर मचाया यहाँ पे जी, पारदर्शिता से भर्ती नहीं हो रही, बाहर वालों को नौकरियां दी जा रही है। वहां विधानसभा में भी सीएम साहब ने जब बजट पेश किया तो उन्होंने बिल्कुल युवाओं के लिए जो भी हमने प्रावधान किए हैं, जितनी भी नौकरियां दी हैं, पूरी की पूरी जो है डिटेल उन्होंने बारीकी से विस्तृत दी है बिल्कुल ही। और सबसे बड़ी बात यह है, जब काम रोको प्रस्ताव लाई तो उसमें भी चर्चा की सीएम साहब ने, और वो बैठने को तैयार नहीं थे वहां पे जो जितने भी विपक्ष के जो एमएलए हैं। तो सीएम साहब ने आज वही बात आज दोहराई है, और साथ ही साथ हुड्डा साहब को, सीएम साहब को चैलेंज किया है, जो पुराने जो पूर्व सीएम रहे हमारे हुड्डा साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो बताएं कि उन्होंने 10 साल में कितनी नौकरी दी थी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये विपक्ष के जो मुद्दे हैं आधारहीन है, झूठे हैं, बिल्कुल ही ये बिल्कुल 100% झूठ बोलते हैं। यहाँ पे जो युवा वर्ग है, अब देखो बजट में भी हमने पूरे प्रावधान किए हैं। हमने जो मिनिमम वेजेज है, मिनिमम वेजेस को भी बढ़ाया गया है। मिनिमम वेजेज जो पुरानी जो 11,257 रुपए थी, वो भी हमने 15,200 रुपए करी है। इसके साथ जो है अब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, चाहे वो मीडियम क्लास इंडस्ट्रीज है, उनके लिए भी पूरा हमने प्रावधान किए हैं। और ये कहते हैं जी बाहरी को नौकरी दी, ये सारी की सारी जो बातें सीएम साहब ने एचपीएससी, एचएसएससी पे पूरी की पूरी जो डिटेल दी है। एचपीएससी ने भी आंकड़ा जारी किया था, पहले इन्होंने पूरा शोर मचाया जी बाहरी, जहाँ के जो चेयरमैन बाहर से हैं, बाहर वालों को नौकरियां दी जा रही हैं। तो सारा का सारा सीएम साहब ने उनको डिटेल से बताई है। अब देखो कितना शांति का माहौल है। इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की आजकल भर्ती चल रही है, काफी सब्जेक्ट्स, चाहे वो कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी, हिंदी वगैरह, सबके रिजल्ट भी जारी हो चुके हैं। और इन्होंने कितना हल्ला मचवाया वहां पे, सीएम विधानसभा में घेराव किया, वहां पे प्रदर्शन किया। सापरा जी, विपक्ष की ओर से तो ये कहा जाता है कि भाई एक समय तो प्रदेश को बताते थे कि हर पैमाने पे नंबर 1 था, और इस समय तो वो ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी में आपने नंबर 1 बना दिया, युवा पलायन कर रहा है, प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं आप लोग ला पा रहे हैं, कोई नई इंडस्ट्रीज आपने लगाई नहीं, रोजगार के अवसर आप कैसे उपलब्ध करवा रहे हैं। और सरकारी नौकरी की भी बात कर रहे हैं तो फिर ये कहते हैं आप साथ में ये भी बताइए कि भाई कितनी नौकरियां किस किस महकमे में आपने दी हैं, उसका एक श्वेत पत्र दीजिए, और कितनी खाली है उसको क्यों नहीं भर पा रहे हैं, जरा वो भी बताइए। तो ये आरोप भी तो है विपक्ष के।
सीएम साहब ने पूरा का पूरा जो डाटा है विधानसभा में अभी पेश किया, कोई ज्यादा दिन नहीं हुआ, 10-12 दिन पहले ही है, क्योंकि ये डाटा झूठा थोड़ा होता है, ये सारा पब्लिक डोमेन में है, किस डिपार्टमेंट में कितनी भर्ती हुई। हमने तो जो एस्टेट जो परीक्षा है उसको भी हमने लाइफ लॉन्ग कर दिया। जो पुलिस भर्ती है उसमें भी 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई, भाई किसी को भी वंचित ना रहना पड़े। जो पुलिस वाला भी साथी सोचता है भाई उसको पुलिस में ही जाना है, तो अगर वो एज से उसको नुकसान हो रहा है तो उसमें भी 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है। और तो और इनेलो के टाइम में देखो, जो पुलिस वालों को निकाला गया था उसको भी बीजेपी ने ज्वाइन करवाया। आप ये भी देखिए, कांग्रेस के जो जेबीटी वाले हैं उनको भी हमने ज्वाइन करवाया। मतलब अब साथ ही साथ अब कॉलेजों में आप देखिए ना, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कितनी शांति माहौल में चल रही है, और एक तरह विधानसभा से पहले इन्होंने कितना युवाओं को भ्रमित किया, उनके बीच में जाके बैठ जाते, उनको नारे लगवाते, झूठे बातें। साथ ही साथ आप ये भी देखिए, जो एसकेआरएन से जो भर्तियां हो रही हैं, अब पुराने टाइम में डीसी रेट से होती थी, अब ये एसकेआरएन से भर्तियां बिल्कुल एज पर रूल हो रही हैं, मेरिट के आधार पर हो रही है वहां भी। और सबसे बड़ी बात यह आज भी सीएम साहब ने दोहराया है, यहाँ पे जो पर्ची होती है बिना पर्ची बिना खर्ची, जो पुराने टाइम में घोटाले होते थे, ट्रांसफर में पैसे चलते थे, नौकरियां बिल्कुल सीएम साहब ने विधानसभा में भी बताया है, वहां पे जो रिजल्ट है ना नौकरियों के, वो चलिए साफरा जी, आप एसकेआरएन को बता रहे हैं कि ये आपके लिए बहुत बढ़िया, लेकिन एसकेआरएन को ही लेकर सबसे ज्यादा सवाल तो विपक्ष खड़े करता है कि भाई इसके चक्कर में तो आपने युवाओं को फंसा दिया है। बहरहाल ठीक है, मैं दीपक जी का रुख करता हूं। दीपक जी, बहुत सारे आरोप आप लोग बार बार लगाते हैं और खासतौर से युवाओं का चूंकि विषय है तो इसलिए प्रश्न उठने भी चाहिए, लेकिन आज मुख्यमंत्री कह रहे थे कि भाई साथ में फिर आपको ये भी बताना चाहिए कि आप लोगों ने अपने समय में कितनी नौकरियां दी थी और हमने इतनी नौकरियां दी हैं। इसका क्या जवाब है दीपक जी? आयुष जी, इंडिया न्यूज के जितने भी दर्शक हैं आपके, उन सबको महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय हिंद जय भारत। मेरे साथी प्रवक्ता सुभाष चपड़ा जी और इनेलो प्रवक्ता और सीनियर जर्नलिस्ट, इनको भी मेरी राम राम है, सतनाम भाई गुरु है, सत श्री अकाल है। देखिए, एक बात बताइए कि झूठ, वो कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये इन्होंने कागज के फूल जो हैं वो पब्लिक में बांटने के लिए रखे हुए हैं, ना उनमें खुशबू है ना ही उनकी कोई अच्छी बनावट है। ये इतना झूठ बोलते हैं। आप एक आंकलन लगाइए कि पिछले 11 साल में 1,80,000 नौकरियां इन्होंने देकर बहुत बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया कि इनको विश्व का नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। इनको नोबेल पुरस्कार भी, अगर कोई और बड़ा पुरस्कार हो तो वो भी आज जो है बीजेपी की सरकार को, जो है भारत सरकार को आगे पेशकश करनी चाहिए कि इंटरनेशनल पुरस्कार कोई ऐसा दिया जाए। लेकिन दीपक जी भाई, ऐसे तो आप लोग भी तो कहते हैं, इस बात की शर्म आनी चाहिए। दीपक जी भाई, ये तो सरकार सब बताती है ना। 11 साल में दीपक जी, ये तो सारी सरकारें बताती ना। आप भी तो आपने 80,000 नौकरियां अगर दी तो आपने क्या कभी दीपक जी नहीं बताया कि आपने 80,000? आप इसके ऊपर कोई श्वेत पत्र दें, नहीं दीपक जी, वो बात बिल्कुल ठीक है, वो मैंने सपरा जी से भी पूछा, वो मैंने सुभाष जी को भी कहा कि भाई आपको ये बताना पड़ेगा, अगर आप कह रहे हैं आपने इतनी नौकरियां दी कि कौन कौन से विभाग में आपने कहां कहां कितनी नौकरियां दी, आप वो बताइए। लेकिन दीपक जी, दीपक जी इसका एक काउंटर सवाल है ना। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि ये कोई बड़ा काम नहीं है। दीपक जी, आप ये कह रहे हैं कि 1,80,000 नौकरी देना कोई बड़ा काम नहीं है, तो फिर ये बताइए ना कि भाई जब आप लोगों ने अपने समय में जो नौकरियां दी थी 80,000 का जो ये आंकड़ा रख रहे हैं, क्या उसको आपने कभी बताया नहीं, या आप नहीं मानते थे कि आपने 80,000 नौकरियां दी प्रदेश के युवाओं को? तो उस समय क्या कोई नोबेल पुरस्कार आप चाह रहे थे जब आप ये बताते थे? तो आज हरियाणा नंबर 1 पे है बेरोजगारी के अंदर, 35.7%। ये एनबीजीआर के आंकड़े हैं कि 35.7% बेरोजगारी हरियाणा में है। बेरोजगार युवा आज हरियाणा से छोड़ो, आप देश से ही भाग रहा है। आज हमारे घर सूने हो चुके हैं, युवान दिखते नहीं है। मैं आपको अपनी व्यथा बताऊंगा, और उसके बाद यूएस जैसा अमेरिका जो है बेड़ियों में जकड़ कर बच्चों को यहां भेज रहा है। आप कह रहे हो हमने नौकरियां दी हैं, आपने छल के अलावा कुछ नहीं कर रखा। और एक बात और बताऊं, अभी सीईटी के एग्जाम के बारे में जरा सपड़ा साहब लेक्चरर रहे हैं, इनको ज्यादा पता होगा कि 5100 बच्चों ने पोस्ट भरी, 1710 पोस्टें थी, और आपने 39 बच्चों को जो है उसके अंदर सिलेक्ट किया। कितना भद्दा मजाक है ये।
आप कहते हो बिना पर्ची बिना खर्ची के हमने नौकरियां दी। अरे जब आपने बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां देनी ही नहीं है तो उसमें पर्ची और खर्ची क्या करेगी। और जो ये बातें हमें कहते हैं कि हमने पर्चियों पे या खर्चियों पे नौकरियां दी, तो आपको हमारे जितने नेता हैं उनको अंदर डाल देना चाहिए था। पिछली बार भी मैंने आपके चैनल पे ये बात कही थी। अगर आपको ऐसा लगता था कि कांग्रेस के नेताओं ने इतनी भ्रष्टता की है नौकरियों में, तो आप उनको अंदर डाल देते। लाखों नौकरियां हमने जो है अपने इस कार्यकाल में दी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल के अंदर, और मैं हुड्डा साहब का भी कार्यकाल कहूंगा और इसमें कांग्रेस का भी कार्यकाल कहूंगा। हम सदा बेरोजगारी को दूर करने में विश्वास रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा छोड़ो, आप पूरे भारत से बेरोजगारी दूर हो। आज का युवा इतना पीड़ित है, इतना दुखी है, उनके मन की व्यथा जानिए। मेरा एक लड़का है, वो आज फॉरेन में रहता है, मुझे पता है, मेरे को 3 साल हो गए उसको देखे हुए। क्या करता, यहाँ पे किसको नौकरियां देते आप खुद जो है, आप जो बातें करते हो उन बातों में कोई तथ्य नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, बेरोजगारी दर तो बताई आपको मैंने, सी और डी ग्रुप, उसमें तो आप डोमिसाइल लेकर सारे के सारी नौकरियां फिलअप कर रहे हो। और आपने जो फर्स्ट क्लास गस्टेड ऑफिसर्स की नौकरियां हैं उसके अंदर से हरियाणा का डोमिसाइल ही उड़ा दिया कि बाहर के लोग आए और बाहर के लोग अपनी हरियाणा के लोगों के साथ अपनी कंपटीशन करें और वो वहां उनको नौकरियां मिले। अरे कोई हम थोड़ी बोल रहे हैं, पिछले सालों के जितने ऑफिसर्स आपने लगाए हैं, आप इसका श्वेत पत्र निकाल के दीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए कि कितने लोगों को आपने हरियाणा से लगाया है। बड़ी शर्म की बात है कि आज का युवा नशे में और बेरोजगारी के डंस से जो है त्रस्त हुए जा रहा है, और आप कह रहे हो कि हमने नौकरियां लगा दी। आपने ये अगर आप परसेंटेज भी निकालोगे तो 3 करोड़ की जनसंख्या है हरियाणा की, और 3 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या में अगर आपने 1,80,000 नौकरियां अगर युवाओं को दे भी दी 11 साल के अंदर, तो कौन सा कितना बड़ा कार्य कर दिया आपने कौन सा इतना बड़ा एहसान किया युवाओं के ऊपर। और बिना पर्ची बिना खर्ची का जो आप राग अलाप रहे हो, ये बिल्कुल झूठ है और बिल्कुल निरस्त। चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये जो बातें हैं वो तथ्य से परे हैं। ठीक है, ओंकार जी। आयुष जी, सबसे पहले तो आज महावीर जयंती है। पूरे विश्व में अहिंसा का संदेश देने वाले, और वो भी मन वचन और कर्म से अहिंसक होने का संदेश देने वाले महावीर जी को कोटि कोटि नमन। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आज जो युद्ध चल रहा है वो कहीं ना कहीं इस अहिंसक के प्रेरणा से लेकर वो खत्म हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आयुष जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आज दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरे को पूरा समय देंगे, क्योंकि मैं इस विषय पर विशेष तौर पर बात करना भी चाहता हूं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा हमने 1,80,000 से अधिक नौकरियां दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बड़ा एहसान किया आपने युवाओं के ऊपर। उन्होंने कहा हमने 25,000 से ज्यादा नौकरियां भिवानी में दी, यहां आके फंस गए। आप देखिए कितने जिले हैं हरियाणा में, 22। 1,80,000 में से सिर्फ 25,000 भिवानी में दे गए। अरे वाह, सैल्यूट है तुम्हारे को, मर गए हम माला वाले तुम्हारी जय जयकार करके। और तुमने खुद स्वीकार कर रहे हो कि 80,000 में 1,80,000 में से हमने 25,000 भिवानी में दे दी। अगर आपने 25,000 भिवानी में दे दी, यही चोर की दाढ़ी में तिनका, यही फंस गया आप। आपने अगर 25,000 से ज्यादा भिवानी में दे दी तो बाकी 21 जिले हैं। आयुष जी, आप भी थोड़ा सा सोचिए, कहां तक झूठ बोलेंगे, कहां तक। नहीं ओंकार जी, जहां तक मुख्यमंत्री ने कहा, उन्होंने कहा हमने 25,000 नौकरियां दी, उसमें भिवानी जिले के बच्चों को भी नौकरियां मिली, वो ये कह रहे हैं। नहीं, आपने गलत। 25,000 नौकरियां भिवानी जिले को दी, ऐसा बोला है। आप बीच में प्लीज मेरे को ना टोकना। मैं देखिए इस चीज को माइंड करता हूं, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, मेरे को बीच में ना टोकना और ना ही सफाई देना का इनकी तरफ से। जो मैंने सुना, मैंने भी तो सुना, मेरे भी 2 कान भगवान ने दे रखे हैं। अरे 25,000 नौकरियां आपने भिवानी में दे दी, 1,80,000 में से 25,000 भिवानी में दे दी। अंबाला में कितने दी? चलिए मान गए आपने 25,000 भिवानी में, हम ये भी मान गए तुम्हारा सारा झूठ स्वीकार है, क्योंकि तुम कहते हो झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो। झूठ बोल बोल के सच में परिवर्तित कर दो, होने वाला नहीं है ये। आज जनता जान चुकी है। ये कहते पर्ची खर्ची बंद, अटैची का कर लो प्रबंध। वो अटैची जो सचिवालय से मिली, जिसमें करोड़ों रुपए मिले, वो मेरी नहीं थी आयुष जी, आपकी नहीं थी ना, यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता की थी। वो अटैची बीजेपी वालों की थी, और मिली भी बीजेपी वालों में से, पकड़ी बीजेपी वालों ने। और सुनिए,
पकड़ी तो आसान किया हमारे पे, पकड़ी तुम्हारी बीजेपी सरकार है तो वालों ने। ठीक है, सफरा जी, अभी बात आने और दो। कौन पकड़ेगा? नहीं सफरा जी, बात आने देते हैं पहले, एक एक करके सफरा जी ऐसे नहीं। सफरा जी अपने समय में आराम से जवाब दीजिएगा, आप पॉइंट नोट कर लीजिए, जो आरोप लगा रहे हैं विपक्षी साथी आप उसको नोट कर लीजिए, अपने समय में उसका आराम से जवाब दीजिएगा। सुनिए, अगर पकड़ी तो ट्रंप दादा आके पकड़ेगा तुम्हारा, तुम ही तो पकड़ोगे। क्या आसान किया हमारे पे? मैं मान गया इन्होंने 1,80,000 नौकरी। देखिए आयुष जी प्लीज इनको चुप कराइए। नहीं सुभाष जी, आप नोट कर लीजिए अपने समय में। 1,80,000 नौकरियां दी, मैं मान गया इन्होंने दी 1,80,000। भाई एक कृपा कर दो, आप ये बता दो पिछले 12 साल में कितने लोग रिटायर हुए? आयुष जी हर साल रिटायर हो रहे हैं, कितने लोग रिटायर हुए? एक श्वेत पत्र जारी कर दो हर साल में कितने लोगों को नौकरियां दी, जिले वाइज हल्के वाइज, ये भी जारी कर दो। 25,000 तो भिवानी में दे दी, और कहां दी? तीसरा HKRN, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, अरे स्यापा डाल दिया युवाओं के गले में, एक नई बीमारी दे दी हमारे को। HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम, अपने समय में ये बता देना, ये HKRN बीमारी है जो ये सरकारी है या प्राइवेट है? दूसरी बात, HKRN ने भर्ती का प्रक्रिया क्या है? आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, अभी अभी टोहाना से 128 सिंचाई विभाग के कर्मचारी जिनके 5 वर्ष पूरे होने में 5-10 दिन बकाया थे, तकरीबन पूरे थे, उनको हटा दिया 128 कर्मचारियों को। मैंने एक्सियन से बात करी, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से बात करी, क्या बात है, क्यों हटा दिया? क्योंकि 5 वर्ष के बाद तुम्हारे को रोजगार गारंटी देनी पड़ेगी। अरे शर्म करो। मैंने एक्सियन से बात करी, जवाब मिला, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, जवाब मिला ऊपर के आदेश है। 80 से बात करी, जवाब मिला ऊपर के आदेश है। भाई ऊपर कौन है? ऊपर ट्रंप बैठा है क्या? बड़े अफसोस की बात है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं HKRN की भर्ती प्रक्रिया क्या है? जो युवा HKRN में पोर्टल पर अप्लाई कर देता है उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तुम्हारे आगे कितने युवा हैं, तुम्हारा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तुम्हारा नंबर कितना है, आएगा नहीं आएगा। और एक और चीज बताना चाहता हूं, इस HKRN में युवाओं की जवानी खा ली, युवाओं को बिल्कुल इन्होंने बेसहारा बना दिया। आज HKRN में युवा नौकरी लगता है, पता लगता है कहां नौकरी कर रहे हो, नगर निगम में नौकरी कर रहे हैं, शादी हो जाती है, कोई बेचारा गरीब बाप अपनी बेटी दे देता है बच्चे को, भी ये नौकरी कर रहा है, कहां? नगर निगम में नौकरी कर रहा है। भाई तनख्वाह कितनी है? 12,500 13,000। और वो भी क्या, 3 साल 4 साल नौकरी करने के बाद जब उसके 2 बच्चे हो जाते हैं उठा के बाहर फेंक देते हैं। ये सच्चाई है आज की दुनिया में। और एक चीज और बता के अपनी बात को समाप्त करूंगा, मैंने खुद भुक्तभोगी है, नोट कर लेना सपरा जी। तहसीलदार का नाम है सुरेश कुमार, इस वक्त पोस्टेड है फरीदाबाद। अगर गलत हो तो पर्चा दर्ज कराना। मैं एक दिन तहसीलदार अंबाला में पोस्टेड थे हमारे यहाँ पे, मैंने उनको जाते ही मैंने कहा, रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा सर पानी की प्यास लगी है, कृपया पानी पिला दीजिए। 2 गिलास पानी। एक नव युवक बहुत अच्छा, मेरे ख्याल साउथ हरियाणा का था, तगड़ा युवक, नव युवक 2 गिलास पानी लेके आया। मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, मेरे को प्यास ज्यादा लगी थी, मैंने गिलास लिया, गट गट पी गया। दूसरा गिलास उसने तहसीलदार के सामने रखा, तहसीलदार साहब ने पानी नहीं पिया, सुरेश कुमार जी ने। मैं सैल्यूट करता हूं उनको आज। मैंने कहा सर आपने पानी नहीं पिया, मेरे को तो प्यास लगी थी, मैंने तो पी लिया। कह रहे ओंकार जी मेरा पानी पीने का दिल नहीं करता। मैंने कहा क्यों? कह रहे जो युवा ना, ये युवा M.Tech किया हुआ कंप्यूटर साइंस में, और मैं 10वीं पास हूं, मैं प्रमोशन पाके तहसीलदार बन गया, और ये M.Tech किया हुआ युवा ये HKRN में पानी पिला रहा है। ये सच्चाई है आज की। आज आप जो भर्ती कर रहे हो वो भर्ती कर रहे हो सिर्फ ग्रुप C और D। हमारे युवा क्या चपरासी लगने के लिए रह गए? अरे शर्म आनी चाहिए। समय आएगा आपको जनता ऐसे तसल्ली कराएगी, याद रखना। ठीक है, चलिए बहुत सारी बातें आपने उठाई, आप साहब हमारे युवा, ठीक है, सुनिए 1 मिनट, हमारे युवा क्या चपरासी बनने के लिए रह गए? क्या अधिकारी नहीं बन सकते? ठीक है, आप कह रहे हैं कि युवाओं को सही तरीके से जहां मिलनी चाहिए नौकरी वो नहीं मिल रही। ठीक है, उठा के देख लेना, ठीक है, हरियाणा के रिकॉर्ड। ठीक है, अब ओंकार जी ठीक है, बहुत सारे सवाल आ गए, फिर जवाब नहीं आ पाएगा ना, समय की थोड़ी सी कमी हो जाएगी। फिर मैं अब वरिष्ठ पत्रकार जी का रुख कर लेता हूं। रविंद्र जी, ये नौकरी चूंकि एक बहुत बड़ा विषय रोजगार हमेशा से रहा और किसी भी प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा विषय होता है, प्रदेश देश सबके लिए, कि भाई युवा को नौकरी आप कैसे दे रहे हैं। वो प्रश्न हरियाणा के अंदर भी और दोनों तरफ से बातें, वो कह रहे हैं हमने दिया, आपने कितना दिया आप बताओ, और उसको लेकर के सवाल है, कैसे देख रहे हैं? देखिए चित्रांश जी, जो बेरोजगारी का मुद्दा हरियाणा में लंबे समय से रहा है, चाहे सरकार इनेलो की रही है या फिर बीजेपी की रही या कांग्रेस की रही, मैं आपको बताऊं एक सरासरी तौर पे जो आंकड़े हैं, आप ये मान लीजिए पिछले जो चौटाला सरकार थी तो 1999 से लेकर फिलहाल तक की बात करें, ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे, उस समय देखिए 6 साल के जो आंकड़े आधिकारिक तौर पर जो मीडिया में सामने आया, बीजेपी सरकार ने हवाला दिया कई बार,
जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, उन्होंने बताया था कि जब इनेलो की सरकार थी 6 साल, 5.5-6 जितना भी कार्यकाल था उनका, उसमें 15,000 कुछ नौकरियां दी गई थी, सरकारी नौकरियां। उसके बाद हुड्डा सरकार आई जो 10 साल चली, उसमें जो कांग्रेस की हुड्डा नेतृत्व वाली सरकार थी, उसमें आप ये देखिए उन्होंने बताया कि करीब 86,000 नौकरियां दी गई थी। और उसके बाद जो फिर मनोहर लाल जी रहे 10 साल, इसमें नायब सैनी उनका कार्यकाल भी अगर जोड़ देखो ना, पहले 2 कार्यकाल लगा दे बीजेपी के, तो करीब 1,43,000 नौकरियों का दावा किया गया। और अभी जो दावा किया गया है, ये जो 33-34,000 नौकरियां कुल मिला के कहा जाए कि 11 साल में भाजपा ने कहा कि हमने 1,80,000 नौकरियां दी हैं। और भाजपा का लगातार दावा है कि जितनी नौकरियां भाजपा ने दो कार्यकाल और 1 साल ये इसमें दे दी, इतनी दोनों सरकारें नहीं दे पाई। क्योंकि अब इसमें पहलू भी अलग अलग है, इसमें जनसंख्या बढ़ी, रिटायरमेंट, लोग कर्मचारी रिटायर भी हुए हैं, और जो है कई पहलू हैं इसमें। अब इसमें सबसे जो बड़ा इसमें विपक्ष का जो पलटवार है कि जो बेरोजगारी जो है लगातार बढ़ रही है, चाहे सीएमआई के आंकड़े हों या राष्ट्रीय स्तर की कोई अन्य संस्थाएं उनके आंकड़े हों, तो हरियाणा अन्य राज्यों की तुलना में बेहद पिछड़ा हुआ है। हालांकि छोटा सा राज्य है, कृषि प्रधान जो राज्य है, और यहाँ जो अन्य राज्यों की तुलना में संसाधन भी है, ना कोई बाढ़ की समस्या इतनी बड़ी है, ना कोई भूखमरी का, जिस तरह अन्य राज्यों में कई दिक्कतें हैं। तो इतना सब होने के बावजूद भी यहाँ बेरोजगारी इतनी ज्यादा क्यों है? तो इस पर लगातार भाजपा कहती कि आपने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया, चाहे हम थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं, लेकिन इसके नतीजे आहिस्ता आहिस्ता आ भी रहे हैं और आगे भी आएंगे। अब इसमें मैं आपको सबसे जो अहम पहलू बताऊं, जो आप ये देखिए, पिछले दिनों मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी ने जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय उसके आंकड़ों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जो ये आंकड़े हैं बेरोजगारी के, इसमें 2017-18 की तुलना में हरियाणा में काफी सुधार हुआ है। जो प्रति हजार व्यक्ति जो गांवों और शहरों में दर थी, वो शहरों में प्रति हजार जो थी वो 73 थी, गांव में 93 थी। और जो पिछले कुछ महीने पहले जो कम होकर प्रति 1,000 गांव में वो रह गई है करीब 30-31, और शहरों में 40। लेकिन कांग्रेस और या विपक्ष का दावा है कि ये सिर्फ हवाबाजी आंकड़े हैं, धरातल पर कुछ है नहीं। अब हम बात करें भर्तियों की। अब भर्तियों में एक जो मामला लगातार एक जो रोजगार कौशल है या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भर्तियां की गई हैं, या फिर एचपीएससी के द्वारा, इन पर लगातार सवाल भी उठे हैं। अब इसमें अब कांग्रेस ने लगातार कहा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो उच्च सत्र की या फिर एचपीएससी के द्वारा जो भर्तियां की गई हैं, उनमें ज्यादातर नौकरियां हैं जो 70-80% तक भी एचपीएससी की जो भर्तियां हैं उनमें बाहरियों की उसमें पूरी पैठ है। तो इसमें मुख्यमंत्री कहते हैं कि जिस तरह बाहर का व्यक्ति हमारे यहाँ नौकरी कर रहा है, कैंडिडेट जो है, उसी तरह हमारे लोग भी वहां कर रहे हैं। तो इसमें जो एक एसडीओ की भर्ती थी उस पर बड़ा बवाल मचा था, तो इसमें सरकार ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया। इस पहलू पर सरकार को भी थोड़ा साफगोई से बात करने की जरूरत है, और विपक्ष को भी चाहिए आंकड़े जो है पुष्ट तौर पर रखे, ताकि दोनों तरफ से मामला साफ हो सके। और एक सबसे बड़ी रविंदर जी, सीएमआई के आंकड़े बताइए। सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, सीएमआई के आंकड़े क्या बता रहे हैं? आप बात पूरी करने दीजिए ना, आपका समय आप बोल लीजिए। नहीं, मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। नहीं, उन्होंने कहा, आंकड़ों में क्या, नहीं दीपक जी, उन्होंने कहा कि भाई सीएमआई के आंकड़े, और दूसरी एजेंसी को भी उन्होंने कोट किया कि वो आंकड़े कह रहे हैं, लेकिन वो उसका भी स्पष्टीकरण आया ना एक में। उस वक्त कहा था, यही जानना चाह रहा हूं। नहीं, उन्होंने कोट किया, सीएमआई का आंकड़ा कोट किया। ठीक है सर, ठीक है। मैं आप सीएमआई के आंकड़ों, आप ऐसे बीच में बोलिए प्लीज। तो उसमें जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल उस तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि सीएमआई के जो आंकड़े हैं, ये एक संस्था है जो इन आंकड़ों का जो एक पैमाना है, क्राइटेरिया है, उसमें कहीं कहीं बाइसनेस है। तो उन्होंने एक तरह से सीएमआई के आंकड़ों को नकार भी दिया था, मैं आपको बताऊं। क्योंकि अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इनका रवैया उन आंकड़ों पे क्या है, ये वो खुद ही बता पाएंगे, कोई आधिकारिक बयान है। तो इस पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसमें जो आंकड़े गुजरात में भी हालांकि कांग्रेस ने कहा था कि जो संस्था है वहां के आंकड़े वहां की सरकार मानती, लेकिन यहाँ की नहीं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस पर साफ तरीके से बात कर दी थी कि हम इन कारणों की वजह से इन आंकड़ों को नहीं मानते। चलिए वो अलग विषय है। तो मैं आपको बताऊं, अब ये जो चीजें चल रही हैं, एसएससी का मामला है, एचपीएससी का जो मामला था, उच्च स्तर की भर्तियां, इनमें थोड़ा सा सरकार को भी चाहिए कि जो विपक्ष की जो कुछ पहलू है या सवाल है, उन पर साफगोई से बात रखे और विपक्ष को करारा जवाब दे, आंकड़ों के साथ पुष्ट तौर पर चीजें रखे। एक रोजगार कौशल की बात करूं मैं, इसमें जो सरकार ने दावा किया था कि रोजगार कौशल में जो नौकरियां दी गई हैं इनको पक्का किया जाएगा। हालांकि एक लंबा प्रोसेस है, इसमें एकदम कर पाना संभव नहीं है, कई इसमें कानूनी पेचीदगियां भी हैं, और फिर कोई कैंडिडेट या अभ्यर्थी हाई कोर्ट चला गया तो मामला लटक जाएगा। तो सरकार भी इस पर पूरे जो एक तरीके से कानूनी पहलुओं पर विचार करते हुए आगे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और एक तरफ कांग्रेस या इनेलो या अन्य पार्टियां, विपक्षी दल लगातार कह रहे हैं कि सरकार ने जो कैंडिडेट एमटेक हैं, पीएचडी हैं, एमफिल हैं, उनको चपरासी या कहें कि जो 4 श्रेणी की नौकरियां क्यों दी जा रही हैं। तो इसी मुद्दे पर कहीं सरकार का कहना कि हमने तो जो कम से कम हमने कुछ तो दिया, और आपकी सरकारों में तो ये भी नहीं था, और समय आने पर हम इन जो कैंडिडेट हैं इनको अच्छी लेवल की नौकरियां भी देंगे। अब चूंकि अब राजनीति दोनों तरफ से है,
तो समय आने पर ही पता लगेगा कि कौन ये जो रोजगार कौशल का पहलू है, इस पर आगे सरकार किस तरह से कदम उठाएगी। इन तमाम पहलुओं पर देखें। और एक सबसे बड़ी बात जो HPSC की भर्तियां हैं, जो उस तरह की जिसमें लेक्चरर आ गए हैं, इन पर आप देखें कैंडिडेट्स ने लगातार सरकार से कहा कि वो जो संबंधित हलकों के विधायक उनको भी वो लगातार मिलते हैं, ज्ञापन देते हैं कि इस मामले को लगातार उठाएं कि HPSC की जो भर्तियां हैं इनको सरकार तुरंत प्रभाव से भरे, ताकि खासकर एजुकेशन में बड़े स्तर पर पद खाली, चाहे स्कूलों में हो चाहे कॉलेजों में हो। और मैं अब आपको बताऊं जो स्कूलों की स्थिति है, जो विधानसभा में गत दिनों डाटा रखा गया था, जो पिछले सत्र में जो भी गया है, इसमें 15,000 से ज्यादा टीचर्स के पद खाली हैं। इसमें प्राइमरी टीचर है, मिडिल है और सीनियर सेकेंडरी, ये सब इसमें। और इसके अलावा मैं बताऊं, आप देखिए जो शिक्षा और दूसरा सबसे अहम जो विभाग है स्वास्थ्य, वहां भी डॉक्टरों की जो कमी है उस पर भी लगातार सवाल उठते रहे। हालांकि जो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था पिछले दिनों, कहती भी रही कि 1600 डॉक्टरों के पद भर दिए हैं और करीब 400 पदों को भरने को लेकर प्रक्रिया जारी है। तो यहाँ भी हम ठीक ठाक काम कर रहे हैं। अब ये सारा जो पहलू बेरोजगारी का, इस पर एक तरीके से कहें कि विस्तृत चर्चा का विषय है। और इसमें सरकार को चाहिए कि जो आंकड़े हैं और उसको रखने में कोई परहेज भी नहीं होना चाहिए किसी को, ताकि विपक्ष का भी नहीं, बिल्कुल ठीक आप ये कह रहे हैं कि स्पष्टीकरण और एक ट्रांसपेरेंसी दोनों तरफ से होनी चाहिए, और खासतौर से चूंकि सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है तो इसलिए वो आंकड़े एकदम सही स्पष्ट रखने चाहिए। सापरा जी, बहुत सारे सवाल आए, लेकिन एक तो HKRN को लेकर सवाल, और दूसरा ये कि जो कह रहे हैं कि आप जो आंकड़े रखे भी रहे हैं, फिर उसमें आप बताइए ना श्वेत पत्र ला करके कि कितने भाई रिटायर हो गए, आप वो भी नहीं बताते हैं। प्रोपोर्शनेट अगर आप देखेंगे कितनी जनसंख्या बढ़ी है उसके हिसाब से फिर क्या ये नौकरियां काफी हैं? तो इन सारी चीजों पर स्पष्टीकरण आप लोग नहीं दे रहे हैं सही तरीके से। इनेलो के साथी ओंकार सिंह जी बैठे हैं, आई सल्यूट हिम। ये कहानी अच्छी सुना लेते हैं। अभी तहसीलदार कहानी नहीं, सच्चाई है। उसका मैं जवाब सुनिए, आप सुनिए, कहानी ना बोलिए। कहानियां आपके मोदी जी सुनाते होंगे, आप सुनाते होंगे, मैं कहानियां नहीं सुनाता ना, मैं बेला हूं तुम्हारी तरफ कहानियां सुनाने के लिए। मैंने सच्चाई बताई है। ठीक है ओंकार जी आप सुनिए, ठीक है ओंकार जी, ठीक है। अब आपने सच्ची घटना बताई, वो सत्य पर आधारित थी, वो ये कह रहे हैं कहानी, ठीक है, इससे बाहर बढ़ते हैं ना, ठीक है। अब आपने जो बातें कही, अब जवाब तो आने दीजिए ओंकार जी, आपको सुना इनको मिथ्या क्यों लगती है? मैंने सच्चाई बताई है ओंकार जी, अब आपने अपनी बात कह ली ना, अब आपने अपनी बात कह ली, अब उसका जवाब आने दीजिए ना ओंकार जी। ऐसे अच्छा नहीं लगता ओंकार जी। साथी भी शेर और शायरी अच्छी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। और दूसरा, अभी विधानसभा कुर्सी से नीचे उतरोगे ना, तुम्हारी शेर और शायरी भी सारी निकलेगी। प्लीज बी साइलेंट। विधानसभा भी खत्म हुए, कितने दिन हुए? 10-12 दिन। सीएम साहब ने हर बात का जवाब दिया, हर बात। अरे श्वेत पत्र जारी कर दो ना, जनता को भी दिखा दो। प्रश्न पूछ के भाग जाते हैं आप। अरे जनता को दिखा दो श्वेत पत्र जारी करके। दिसंबर 25 में अविश्वास प्रस्ताव ले आई थी, चुनाव से पहले भाग के। अब ये बताइए ना, अब वहां बैठो तो सही, सुनो तो सही। सीएम साहब जी 2 घंटे बोलते हैं जी, 3 घंटे बोलते हैं, दे डोंट वांट टू लिसन। विधानसभा इट वाज ओपन हाउस, सारा एमएलए वहां पे बैठा है। हर प्रश्न का सीएम साहब ने पूरा डिटेल से जवाब दिया है। सुनने की हिम्मत रखिए, ये सिर्फ 10, 20, 30 मिनट की डिबेट से कुछ नहीं होने वाला। पत्र जारी कर दीजिए, जनता भी देख लेगी। अभी आप कह रहे हैं C&D भर्ती यहाँ के लिए, और क्लास 1 क्लास 2 ये बाहर वालों के लिए। बाहरी लोग यहाँ भी आते हैं और यहाँ वाले बाहर भी जाते हैं। आप सुनना, अभी यही तो तुम्हारे दिमाग में भेद है, यही तो दिक्कत है तुम्हारी। सुनिए, हमारे को बाहर वाले अपने लगते हैं। ओंकार जी देखिए भाई, अब आप बार-बार इंटरप्ट कर रहे हैं, फिर अपने समय में आप उम्मीद मत करिएगा ना, फिर आपको भी अनइंटरप्टेड टाइम मिले। नहीं ऐसा नहीं ना, बार-बार बोल रहे हैं ना, आप सबको समय चाहिए कि आप लोग अनइंटरप्टेड बोले, फिर जब अगला बोलना शुरू करता है तो फिर आप बीच में टिक्का टिप्पणी शुरू करते हैं। ऐसे मत करिए, एक-एक करके। HPSC ने पिछले 2 साल का डाटा पेश किया है, सब न्यूज़पेपर में भी छपा है। 4437 भर्तियां हुई है, 4437 क्लास 1 क्लास 2। मैं आपको बता रहा हूँ, ये COD की बात कर रहे हैं, मैं क्लास 1 क्लास 2 की भी बात कर रहा हूँ। उसमें से 3943 हरियाणा मूल निवासी हैं, 494 सिर्फ बाहर के हैं, बाहरी बंदे, बाहरी जो बच्चे यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, यानी इट इज 11.13%, 11%। और ये शोर मचा रहे हैं बाहरी। और बच्चों को, युवाओं को इन्होंने कितना भ्रमित किया। वहां पे नारे लगवाते हैं, विधानसभा इन्होंने चलने नहीं दी। और जहां आगे पूछते हैं SKRN, इनके टाइम में भी DC रेट पे भर्तियां होती थी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। DC रेट पे भर्तियां होती थी, आजा भाई लगा दे, जो चाचा का, ये मामा का, ये बुआ का, ये सिस्टम था DC रेट। अब सुनिए एक बार, मैं आपको बताता हूँ। ये अभी हमारे साथी कह रहे थे जी उनको सिर्फ इतनी सैलरी दी जाती है। यहाँ पे जी वो पानी पिला रहा था वहां पे, MTech वाला। असिस्टेंट प्रोफेसर की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन होती है, IAS से भी बड़ी होती है, उसको PhD भी करनी पड़ती है, नेट भी करना होता है। और जो पोस्ट ग्रेजुएट में भी
+2 में भी, BA में भी परसेंटेज हाई लेनी पड़ती है, तभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट होता है। आज हम कॉलेजों में 2000 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। बंद होगी। सपरा जी, ठीक है, सपरा जी की आवाज नहीं आ रही थी। जी, वो जी। डेली 4 लेक्चर देते थे, 800 रुपए, 800 रुपए। और जिस दिन संडे छुट्टी है, नहीं दिवाली है, दशहरा है, कोई पेमेंट नहीं होती थी। यानी पूरे महीने में 8000 रुपए असिस्टेंट प्रोफेसर को दिए जाते थे। आज हम 57,700 रुपए दे रहे हैं। और उन्हीं को आज CM साहब ने, उनको हमने जो 10-10 सालों से, 12-12 सालों से नौकरियां कर रहे हैं कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी दे आर नोन एज एक्सटेंशन लेक्चरर्स। उनको 58 साल की जॉब सिक्योरिटी थी, भाई उनका भविष्य सुरक्षित रहे, उनके बच्चों का। और यही हमने जो टेक्निकल गए। चलिए सपरा जी, मुझे लग रहा है शायद कुछ तकनीकी समस्या, आपकी आवाज इंटरप्ट हो रही है बार बार। ठीक है, दीपक जी। आयुष जी, ये जो टेक्निकल समस्या जो है ना, ये इनके अभी कह रहे थे- आंकड़ों में भी टेक्निकल समस्या है। सुनो, आप सुनिए सुन आप। लो, इनकी सुन लो, मैं बाद में बोल लूंगा। अब जितने जितने अब महेंद्रगढ़ का लेवल अपना है, सिरसा का अपना है, गुड़गांव की पढ़ाई का लेवल अपना है, हिसार का अपना है, जींद का अपना है, छोटे से गांव का अपना होता है, दिल्ली का अपना होता है, हर किसी। और सबसे बड़ी बात है, पूरे हरियाणा में हर क्षेत्र से गांव के बच्चे आ रहे हैं। चपरासी का बच्चा आ रहा है, जो पुराने टाइम में जो सरकारें होती थी जहां पे भर्ती घोटाला होता था, अब शायद इन्हें पता नहीं, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भी 10-10 साल तिहाड़ में रहे हैं इसी भर्ती घोटाले में, JBD भर्ती घोटाले में। और ये 2014 से पहले जो भर्तियां कैसे होती थी, इसमें उसमें कोई टेस्ट नहीं होता था। अब HBSC में जो ट्रांसपेरेंसी से हो रही है, उस टाइम 100 नंबर का सिर्फ इंटरव्यू था, जिसको मर्जी लगा दिया, जिसको पहले लिस्टें बन जाती थी, तभी तो न्यूज़पेपर में छपता था जी, उस मंत्री का बुआ का बच्चा लगा दिया और चाचा का बेटा, और हर पोस्ट पे मतलब ऐसे थोड़ा छपती थी ये उनको, मतलब इट वाज दी अरेंजमेंट्स, इस तरह से भर्तियां होती थी। आज बिल्कुल ही बिना पर्ची, बिना खर्ची, ठोक के। नहीं तो SKRN में तो बता रहे हैं ना कि जो लगाए थे उसमें जिनकी 5 साल पूरे होने वाली थी उनको हटा दिया। 128 का आंकड़ा शायद कोट किया ओंकार जी ने या दीपक जी ने, किसी ने। जैसे 128 टोहाना के। टोहाना के, अब बताइए, वो उनकी 5 साल पूरे होने वाले थे, फिर आप उनको पक्का करना पड़ जाता। तो ये भी तो कर रहे हैं ना साथ में, आप वो आरोप लगा रहे हैं आप पे। चलिए सापरा जी, मुझे लग रहा है कि शायद तकनीकी समस्या, आपकी आवाज आ नहीं रही। दीपक जी, ठीक है सापरा जी, पहले नहीं बनेगी, मेरिट के चलिए आधार पे ठीक है सापरा जी, नेटवर्क इशू है, आप बार बार इंटरप्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, मुझे और समय देना होगा दीपक जी को। दीपक जी, मैं आयुष जी एक बात सापड़ा जी की, जो ये कह रहे हैं कहानियां, ये कहानियां सच्चाई है, ये झूठ नहीं है। और इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ, जितने झूठ का प्रचार जो है बीजेपी करती है, उससे ज्यादा कोई झूठ बोलता ही नहीं है। और मेरे को लगता है जो आज रिटायरमेंट एज में जो लोग आए हैं, मेरे को लगता है वो सारे के सारे ऐसे ही लगे होंगे जैसे सापड़ा जी बता रहे हैं। सपना साहब जो कह रहे हैं कि भाई उस समय लेटर मिल जाता था और भर्ती हो जाती थी चाचे के, मामे के, ताऊ के, तो मेरे ख्याल से ये भी उसी काल से लग के आ रहे हैं। अगर ये बात ऐसी कर रहे हैं तो पर्सनल दुख की बात है। आप ऐसे किसी की पर्सनल कमेंट नहीं होना चाहिए। आप डिबेट में बैठे, लाइव डिबेट में बैठे हैं, आपको टाइम मिल गया, अपना टाइम में अपने पाबंदी में रहिए। लाइव डिबेट में बैठे, बताइए, कमेंट नहीं होना चाहिए। आप हमारी सरकार के ऊपर इतने गंदे गंदे आरोप लगाएंगे और हम चुप करके सुनते रहेंगे? तो आपको क्या लगता है कि हम आपको सुनेंगे? विधानसभा भी खत्म हो रही है, हरियाणा का युवा जो है, जो पेड़ियों में जकड़ जकड़ के जो है विदेशों से, यूएस से जो निकाल के जो है, ठीक है सापरा जी, सुनिए, आपके जो है भेज रहे हैं, वो उनकी शर्म नहीं है आपको। आपको शर्म आनी ठीक है, चाहिए। कोई पर्सनल अटैक ना करें। ठीक है, एक मिनट, मुद्दे पर बात करते हैं। युवाओं को संबोधित करिए, युवाओं पर बात करिए। एक दूसरे से ये पर्सनल अटैक करने से कुछ होगा नहीं ना, इससे युवाओं को नौकरी तो मिलेगी नहीं। इसलिए जो विषय है उस पर केंद्रित रहते हैं। ठीक है सापरा जी, एक मिनट, सापरा जी एक मिनट, सापरा जी एक मिनट, सापरा जी मैंने आपको समय दे दिया। ठीक है, अभी दीपक जी का समय, लेकिन दीपक जी प्लीज, कोई पर्सनल अटैक नहीं। आपकी मंशा और नियत ठीक होगी ना, तो आपको सलूट किया जाएगा हरियाणा वासियों के द्वारा। मेहनत करता है, बच्चे जो है ना, जब से आपकी सरकार बनी है, जाके देखिए यूनिवर्सिटीज के सामने बेरोजगारी का आंकड़ा निकाल के देखिए, आपको पता लगेगा। लाइए ना, श्वेत पत्र निकालिए, सरकार बताए कि हमने क्या किया 11 साल की उपलब्धि में। आपने 11 साल में केवल मात्र जनता। चलिए, अब दीपक जी भी मुझे लग रहा फ्रीज हो गए। ओंकार जी जी, आयुष जी, मैं तो इतना कहना चाहता हूं
कि विधानसभा चुनाव से पहले 2,09,600 पद खाली, तो आज 2.5 लाख से ऊपर पद खाली, आयुष जी, और इसमें पुलिस के 25,000 से ज्यादा पुलिस के पद खाली हैं, और आयुष जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? एजुकेशन के विभाग के 15,000 से ज्यादा पद खाली है। मेरे भाई जो एनालिस्ट है उन्होंने भी बताया, और अस्पतालों में अनगिनत पद खाली है। ये जो पद खाली हैं ये कैसे खाली हैं? युवा बेरोजगार है। और देखिए HKRN की बात होती है, चलिए बड़ी मेहरबानी आपने HKRN में रोजगार गारंटी दी, लेकिन वो रोजगार गारंटी क्या है सप्रा जी? ये तो बता दो 58 साल तक तुम्हें रोजगार की गारंटी दी जाएगी। सुनिए 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 सप्रा जी प्लीज, आप मेरे बड़े भाइयों सुनिए। हाँ ठीक है। 58 वर्ष तक वो नौकरी पे तो लगा रहेगा, लेकिन उसको नौकरी का जो एम्बुलेंस है, जो वेतन है, वो कच्चे वाला मिलेगा, वो पक्के वाला नहीं मिलेगा। उसी काम के लिए पक्का कर्मचारी 1 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए लेता है, कच्चा कर्मचारी 12,000 15,000 लेता है। और मेरे भाई सप्रा जी, आप मेरे बड़े भाई हो, वो दुख लगता है टोहाना के 128 कर्मचारी और सिंचाई विभाग के, मैं आपको एक्शन और एससी का नाम भी दे देता हूं, उनको निकालने का कारण बता दीजिए। 5 साल पूरे हो गए थे उनके, 2-3 दिन में पूरे होने वाले, तो उनको हटा दिया। उनको कहा गया कि ऊपर से आदेश है, इनको हटा दो। इसके बारे में बताइए। दूसरा, आपने कहा पर्ची खर्ची बंद। सुनिए अपनी बारी में प्लीज, अपनी बारी में आपने कहा पर्ची खर्ची बंद, स्वागत है आपका, लेकिन आपको चैलेंज करता हूं, हमारे बालाकांड में नगर परिषद में आके देख लीजिए, अकेले नगर परिषद में 103 कर्मचारी HKRN के भर्ती, 103 कर्मचारी HKRN और DC रेट के, और सबका बायोडाटा मैंने निकाल लिया, सारे के सारे मैक्सिमम। एक MC का चाचा, MC का भतीजा, उसकी भतीजी, अरे दुनिया भर के बीजेपी के बच्चे लगा दिए। आपके तो दादा गौतम ने यहां तक कह दिया था, याद कर लो, उन्होंने कहा था HKRN में तो सिर्फ बीजेपी वालों के बच्चों की भर्ती होनी चाहिए। अरे शर्म आती है। आप आंकड़े तो लेके आइए और किसी दिन 1 to 1 बैठ जाइए, आपकी आंखें खोल दूंगा मैं, इस उम्र में आंखें खोल दूंगा, आपको पता लग जाएगा कौन बीजेपी का चाचा, कौन भतीजा, कौन कहां से लगा हुआ। सारे के सारे अब बीजेपी के बच्चे भर्ती कर रहे हो, HKRN में दूसरा बच्चा भर्ती नहीं कर रहे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। मैं आपको बालाकंट का उदाहरण दे देता हूं। यहाँ के मंत्री अनिल विज घर पे तो बोर्ड लगाते हैं या नौकरी के लिए ना आए, लेकिन नगर परिषद में जाके देख लीजिए, उनका जो प्रेस रिपोर्ट, प्रेस पत्रकार है, उसकी घरवाली लगी हुई है। जितने उनके वहां काम करने वाले हैं, एक सफाई इंचार्ज लगा, वो भी उनके घर का लगा हुआ है। अरे कैसे लग गए इतने सारे? क्या सारे बीजेपी वाले काबिल है? हमारे बच्चे सारे निकटू हैं। चलिए ओंकार जी, आप ये कह रहे हैं कि नहीं, HKRN में जो भर्ती है उस पर भी आपने बहुत सारे प्रश्न खड़े किए। ठीक है, अब रविंद्र जी, क्या ये HKRN एक बड़ी समस्या है? क्योंकि HKRN को ही लेकर के सारे सवाल हैं। रविंद्र जी, रविंद्र मलिक जी, रविंद्र जी आपको आवाज मिल रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी रविंद्र जी, ये HKRN एक बड़ी समस्या है क्या, या उससे वाकई में कोई लाभ मिल रहा है? देखिए, जो रोजगार कौशल ये जो निगम है, ये इस पर लगातार चर्चा सत्र के अंदर भी होती है, बाहर भी। इसमें कई पेचीदगी हैं जिन पर मतलब सरकार को भी चाहिए कि इनको दूर करे, और ताकि जो कैंडिडेट्स हैं और उनको भी दिक्कत ना हो, और जो विपक्ष है जो लगातार मामले को उठाता है उसको भी एक तरह से, उसको भी सरकार अपनी तरफ से जवाब दे सके। इसमें दो तीन चीजें मैं आपको बताऊं। इसमें पिछले कुछ विभागों में छोटे लेवल पर ही सही, उसमें कई जगह कैंडिडेट्स को हटाया गया, और उसमें अपडेट नहीं मिले कि किन विभागों की। आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी रविंद्र आ रही है जी, आ रही है। अच्छा, उसमें डिपार्टमेंट से चाहे छोटे स्तर पर उसमें कैंडिडेट्स को हटाया गया, तो उसमें सरकार को थोड़ा चाहिए कि जो हटाए गए उनके बारे में ब्यौरा दे, और क्या कारण रहे उसके, और किन कारणों के आधार पे। अगर कोई वैलिड पॉइंट है तो बात सही है, लेकिन कुछ अब कई बार कैंडिडेट आरोप भी लगाया, कई बार मंत्रियों से कैंडिडेट्स मिलते हैं कि उनको गलत तरीके से हटाया गया। एक इसमें जो है विपक्ष लगातार मुद्दा उठाता है कि जो इसमें रोजगार कौशल निगम में जो भर्तियां की जाती हैं, इसका आधार है वो क्या आधार है? सबसे बड़ा पहलू जो इसमें है, जो आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान आमतौर पर रहता है, और यहाँ क्यों नहीं है? तो एक तरह से सरकार को इसमें भी थोड़ा सा इस जो पहलू पर भी काम करने की आवश्यकता है। तो ये 2-3 जो पहलू हैं, खासकर आरक्षण के मुद्दे पर सरकार अपना पक्ष रखे। इसके अलावा जिन विभागों में जितने कर्मचारी लगाए गए हैं वो किस आधार पर हैं, इन पर भी सरकार को थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। विपक्ष को बताने की जरूरत है कि फलाना जो
पहलू हैं, आधार हैं, उनके आधार पर रखा गया है। अब चूंकि हालांकि बेशक वक्त सवाल उठा रहा है, लेकिन एक तरह से ये भी कहें कि बेशक उस लेवल की नौकरियां जो है कैंडिडेट्स को नहीं मिली जिस तरह की उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन फिर भी सरकार का कहना है कि कम से कम चाहे कम ही पैसे मिल रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई मंत्री या किस तरह से कोई बयान नहीं आया, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये बात हमेशा रही है कि चाहे विधायक जो सत्ताधारी पार्टी को, उनका ये कहना है कि जो घर बैठे थे कम से कम उनको एक डिग्री मिली है, जो उस आधार पर उनको नौकरी दी गई है, चाहे कम पैसा मिल रहा है लेकिन वो घर नहीं बैठे हैं। अब चूंकि रोजगार कौशल का मामला है, इस पर लगातार सरकार को लगातार काम करने की जरूरत है और विपक्ष के सामने जो तमाम आंकड़े हैं वो रखने चाहिए कि किन आधार पर भर्ती की जा रही है और किन आधार पर कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, पैमाना क्या है, और जो एक आरक्षण है और आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं किया गया। तो ये इसमें कई पहलू हैं, इन पर सरकार को काम करने की जरूरत है। लेकिन एक तरफ ये बताऊं मैं, जो ये भर्तियां की गई हैं इसमें कुछ कैंडिडेट्स को राहत वाली बात भी रही है कि उनको रोजगार एक तरह से मिला भी है। और एक जो सरकार ने कहा कि जो 1,20,000 के करीब जो टोटल ये कर्मचारी हैं इनको पक्का करने की बात जो की गई थी, उस पर भी जानकारी मिली कि इस पर सरकार अलग अलग वैलिड पॉइंट्स को ढूंढ रही है और जो लीगल पॉइंट्स है जो आगे उठ सकते हैं, जो कानूनी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं, उनको पहले ही उन पर मंथन करके उस पर काम किया जा रहा है कि एक तरह से इस पूरी जो एक ये पूरी पॉलिसी है इसको अमली जामा पहनाया जा सके। अब हो सकता है नजदीक भविष्य में सरकार इस पहलू पर काम करते हुए जो एक सुरक्षा जो गारंटी वाली बात थी उसको अमली तो जामा सापरा जी, अब पहना देखना ये होगा कि इस विषय पर जो सवाल हैं उसके जो जवाब हैं वो सत्ता पक्ष की ओर से किस तरह से दिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों ने समय निकाला, आज की चर्चा का आप लोग हिस्सा बने। तो रोजगार को लेकर के हमेशा से सवाल रहे हैं और इस बार भी वही सवाल आप देख रहे हैं कि इस प्रदेश के अंदर उठ रहे हैं और विपक्ष लगातार इसको लेकर के सरकार को घेर रहा है। और अब देखना यह है कि आंकड़ों के साथ ये जो तमाम सवाल विपक्ष ने उठाए हैं उसका जवाब किस तरह से दिया जाता है और युवाओं को जो रोजगार है वो प्रदेश में कैसे मिलता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।